गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जेंडर बजटिंग इन इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। यह महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उपाय है। जेंडर बजट आयोजना जो है वो महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का एक साधन है। महिला उन्मुखी बजट इसे कहते हैं हम, और इससे तात्पर्य एक ऐसे बजट से है जिसके माध्यम से समाज में स्त्री पुरुष पैटर्नों को समझकर ऐसी नीतियों और कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु धनराशि आवंटित की जाती है जिनसे इन पैटर्न में परिवर्तन लाकर समाज में स्त्री पुरुष समानता स्थापित की जा सके। फिर जेंडर बजटिंग देखिए एक लेखांकन कार्य नहीं है, इट इज नॉट एन अकाउंटिंग मेथड, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास के लाभ पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी प्राप्त हों। जेंडर बजट जो प्लान है उसमें कार्यक्रम और नीति निर्माण, लक्षित वर्गों की आवश्यकता का आकलन, वर्तमान नीतियों और दिशा निर्देशों की समीक्षा, संसाधनों का आवंटन, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, परिणामों का आकलन, संसाधनों की प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण जैसे विभिन्न चरणों में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है। जेंडर बजट आयोजना जो है उसके अंतर्गत स्त्री पुरुष असमानता के प्रभावों का पता लगाने तथा महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं के परिणत करने हेतु सरकार बजट का आवंटन किया जाता है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत अलग से बजट नहीं बनाया जाता, बल्कि महिलाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाता है। इसमें महिलाओं के लिए संसाधनों के आवंटन से इतर जेंडर परिप्रेक्ष्य से महिलाओं को आवंटित संसाधनों के उपयोग पर नजर रखना, प्रभावों का विश्लेषण तथा सार्वजनिक व्यय और संबंधित सार्वजनिक नीतियों से लाभार्थियों की संख्या का विश्लेषण करना सम्मिलित है। इस प्रकार जो जेंडर बजट के अंतर्गत जो कार्यकलाप शामिल हैं, सबसे पहला है पर्याप्त संसाधनों के आवंटन तथा महिला संवेदी कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धताओं और उनके लिए किए जाने वाले आवंटनों के बीच अंतर को खत्म करना। फिर सार्वजनिक व्यय और नीति में महिला सरोकारों को मुख्य धारा में लाना। फिर है सार्वजनिक व्यय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा नीतियों का जेंडर जो है ऑडिट कराना। तो ये सारे जो हैं महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं जो कि शामिल है जेंडर बजटिंग में। अब हम देखेंगे कि भारत में जेंडर बजट आयोजना की आवश्यकता क्यों है। देखिए, भारत में मानव विकास संबंधी उपलब्धियां जो है भारत की 586 मिलियन महिलाएं और लड़कियों के विकास और सशक्तिकरण पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 48.9% है। ये महिलाएं और लड़कियां न केवल देश के बहुमूल्य मानव संसाधनों का बड़ा हिस्सा है, बल्कि वे अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है और उनका सामाजिक आर्थिक विकास ही अर्थव्यवस्था और संपूर्ण समाज के सतत विकास का आधार है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का मूलभूत अधिकार प्रदान किया जाता है। तथापि वास्तविकता यह है कि भारत में अभी भी महिलाओं के संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण के संबंध में असमानताओं का सामना करना पड़ता है। यह असमानताएं स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, शैक्षिक उपलब्धियां, कौशल स्तर, रोजगार के स्तर के साथ साथ अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। और महिलाओं की दयनीय स्थिति वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अनुपात में भी परिलक्षित होती है, जो कि प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। और सार्वजनिक मदों और सेवाओं में अपना उचित हिस्सा पाने में महिलाओं को विशेष रूप से जेंडर संबंधी अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब तक आयोजना और विकास की प्रक्रिया में इन बाधाओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक पूरी संभावना है कि देश की जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से तक आर्थिक विकास के लाभ नहीं पहुंच पाएंगे। यह देश की अर्थव्यवस्था के भावी विकास के लिए उचित नहीं है। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण में महिला उन्मुखी बजट आयोजना या जेंडर बजटिंग जैसे इसे भारत में कहा जाता है, महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। जेंडर बजटिंग का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे महिलाओं की जरूरतों को पहचान करना, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण और व्यय में वृद्धि करना,
वृहद आर्थिक नीतियों का निर्माण में महिलाओं को मुख्य धारा में लाना, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सिविल सोसाइटी की भागीदारी को सुनिश्चित करना, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के परिणामों के बीच लिंक को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए किए गए जाने वाले सार्वजनिक व्यय और विकास संबंधी नीतिगत प्रतिबद्धताओं पर निगरानी रखना और स्त्री पुरुष समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योगदान देना। अब हम जेंडर बजट आयोजना के लिए जो स्ट्रक्चर है या उसका जो ढांचा है उसको हम देखेंगे। पहले चरण में देखिए महिलाओं की स्थिति के संबंध में स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। फिर स्टेप 2 में यह निर्धारित किया जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र की नीति क्या होगी। फिर इसके बाद पहले चरण में वर्णित जो महिलाएं हैं उससे संबंधित मामलों को सुलझाने और महिला पुरुष अंतर को कम करने के लिए कहां तक सफल हो सकती है ये सोचा जाता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें यह निर्धारित करना होता है कि स्टेप 2 में जो चिन्हित की गई महिला संवेदी नीतियां हैं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु आवंटित जो बजट है वो पर्याप्त है या नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस बात की निगरानी की जाती है कि क्या धनराशि को योजना के अनुसार व्यय किया गया था, धनराशि कितनी खर्च की गई और किस पर खर्च की गई। और लास्ट स्टेप में ये आकलन करना होता है कि नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा और स्टेप 1 में उल्लिखित जो स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर जेंडर बजट जो बजटिंग है उसका। फिर अब हम देखते हैं जेंडर बजटिंग के पीछे क्या रैशनल होता है या व्हाट इज द रैशनल ऑफ जेंडर बजटिंग या जेंडर बजटिंग के पीछे तर्काधार क्या है। तो देखिए सबसे पहला है समानता बनाम दक्षता। जेंडर परिप्रेक्ष्य को बजटीय नीति में समाहित करने के 2 आयाम हैं, समानता आयाम और दक्षता आयाम। बढ़ती हुई इस मान्यता के संदर्भ में कि इस असमानता की समस्याओं को वृहद आर्थिक नीतियों के अल्प मात्रा प्रभावों से दूर नहीं किया जा सकता, महिला पुरुष असमानता संबंधी चिंताओं को वृहद आर्थिक नीति ढांचे में शामिल करने की आवश्यकता है। महिला पुरुष समानता अर्थव्यवस्था को नागरिकों के बीच समानता को प्रोत्साहित करने के मूल सिद्धांत के अलावा दक्षता लाभों के माध्यम से लाभान्वित कर सकती है। चूंकि महिला पुरुष असमानता विकास की प्रक्रिया में अक्षमता लाती है, अतः दक्षता के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के संबंध में किए गए निवेश से समाज को लाभ हो। यदि महिलाओं के संबंध में किया गया अधिक निवेश से उनके सामाजिक स्तर में सुधार होता है तो इसे दक्षता लाभ माना जाएगा, क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया को अधिक कुशल और परिणामोन्मुखी बनाएगा। फिर नेक्स्ट है महिला पुरुष के बीच संवर्गीय भेद। महिलाओं और पुरुषों में प्रायः बजटीय नीतियों के लिए भिन्न भिन्न प्राथमिकताएं होती है, अतः वे बाध्यताओं, विकल्पों, प्रोत्साहन और आवश्यकताओं के संदर्भ में महिला पुरुष विभिन्नताओं के कारण अधिकांश नीतियों से अलग अलग ढंग से प्रभावित होते हैं। महिलाओं और पुरुषों को भिन्न भिन्न बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है, उनकी भिन्न भिन्न सामाजिक जिम्मेदारियां निर्धारित हैं और परिणाम स्वरूप उनकी भिन्न भिन्न सामाजिक प्राथमिकताएं हैं। घर के अंदर और बाहर महिला पुरुष प्रतिकूल संबंधों की विरासत, महिलाओं को उनके वैध भूमिका निभाने, अर्थव्यवस्था में योगदान देने और आर्थिक लाभों का उनका उचित हिस्सा पाने से रोकती है। अतः महिलाएं बजटीय नीतियों से अलग ढंग से प्रभावित होती हैं और उस पर पुरुषों से अलग ढंग से प्रतिक्रिया करती हैं। महिला उन्मुखी बजट अपने आप में महिला पुरुष परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की समस्याओं को दूर करने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। फिर नेक्स्ट है तर्काधार की बजट में महिला पुरुष निरपेक्षता की समस्या। महिला पुरुष निरपेक्ष बजटीय नीतियों के जेंडर विशिष्ट प्रभावों को नजरअंदाज करते हैं। सामान्यतः बजट में 4 घटक शामिल होते हैं। पहला विभिन्न शीर्षों के लिए संसाधनों का बजटीय आवंटन, फिर दूसरा विभिन्न शीर्षकों के संबंध में वास्तविक सरकारी परिव्यय, फिर नेक्स्ट है इस बात का लेखा जोखा कि एक विशिष्ट प्रयोजन हेतु संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया गया है, जैसे प्रशासनिक ऊपरी व्यय और मजदूरी तथा वेतन, संचालन और रखरखाव आदि। और चौथा है भावी परिणामों की प्राप्ति के लिए उपयोग किए गए संसाधनों की
प्रभावकारिता का मूल्यांकन। जेंडर बजटिंग में इन 4 घटकों पर महिलाओं को लाभार्थियों के रूप में रखकर विचार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है तर्काधार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। देखिए, जेंडर बजटिंग बजटीय आवंटन में महिलाओं के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और तदनुसार ऐसे आवंटनों के उपयोग में जवाबदेही को बढ़ाता है। भारत जैसे जो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव की भावना को देखते हुए स्त्री पुरुष अनुपात संबंधी प्रतिकूल प्रवृत्ति संबंधी प्रमाण और अन्य सामाजिक आर्थिक सूचक यह दर्शाते हैं कि भेदभाव देश के अनेक भागों में काफी अधिक है। अब उचित समय है कि सरकार के बजट में इस बात का स्पष्ट संकेत दिए जाए कि विशेष रूप से महिलाओं के लाभार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की जा रही है। अब हम भारत में देखिए जेंडर बजटिंग का जो क्रमिक विकास हुआ है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले 7वीं योजना में महिलाओं के लिए जारी निधियों की मात्रा या लाभों का आकलन करने के लिए निगरानी हेतु 27 महत्वपूर्ण महिला केंद्रित योजनाओं की पहचान की गई। फिर 8वीं योजना में सामान्य विकास संबंधी क्षेत्रों से महिला केंद्रित कार्यक्रमों को निधियों का निश्चित प्रवाह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। फिर 9वीं योजना में महिला घटक योजना जो तैयार की गई निधियों के 30% भाग को सभी महिला संबंधी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए जाने की मांग की गई। 10वीं योजना में जो है महिला घटक योजना की संकल्पना और जेंडर बजटिंग को संबद्ध करने का लक्ष्य रखा गया। 11वीं योजना में सभी मंत्रालयों और विभागों की नीतियों और योजनाओं में महिला पुरुष समानता को उचित स्थान देने पर बल दिया गया। 12वीं योजना में जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाना और उसमें सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को शामिल करने का प्रयास किया गया। और देखिए, वर्तमान में जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है MWCD जो है जेंडर बजटिंग हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए उसे राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर अग्रसर करने के हेतु अनेक पहल कर रहा है। मंत्रालय देश में जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति अपना रहा है। सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों में जेंडर बजटिंग संरचनाओं तंत्रों की स्थापना पर बल देना और उसका समर्थन करना, फिर आंतरिक और बाह्य क्षमताओं में वृद्धि करना तथा नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों को महिला उन्मुखी बनाने के लिए क्षमता विकास करना और वर्तमान कार्यक्रमों की जेंडर ऑडिटिंग की प्रक्रिया आरंभ करना, जिसके परिणाम स्वरूप खामियों को दूर करने और सेवा प्रदान करने वाले तंत्र को मजबूत बनाने में इससे सहायता मिल सके। फिर राज्यों में जो जेंडर बजटिंग है, कई राज्यों ने सफलतापूर्वक जेंडर बजटिंग को कार्यान्वित किया है। कर्नाटक, केरल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अनेक राज्यों में खामियों को दूर करने के लिए जेंडर बजटिंग को संस्थागत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब जेंडर बजट की समक्ष चुनौतियां क्या हैं? योजनाओं के दौरान जेंडर बजटिंग स्कीम द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का समेकन और उन्हें बनाए रखने में प्रमुख चुनौतियां हैं। नियमित निगरानी, सीमित प्रवर्तन और जवाबदेही, फील्ड स्तर पर आयोजना और कार्यान्वयन में महिलाओं की सीमित प्रभावी भागीदारी, क्षमता विकास की कमी, सामाजिक आर्थिक बाधाओं का प्रचलन, विशेष रूप से महिलाओं के लिए योजनाओं पर निर्भरता। हालांकि पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के लिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए कई स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की गई है, फिर भी एक विशिष्ट आयाम पर बल देने वाली ये योजनाएं सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए एक साधन के रूप में प्रभावी रूप से कार्य नहीं करती हैं। और कंक्लूजन ये है कि वास्तव में आमूलचूल जो परिवर्तन लाने के लिए सरकार को पूरी ईमानदारी से जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ यह है कि जेंडर बजटिंग को सभी मंत्रालयों, विभागों में प्रभावी रूप से मुख्य धारा में लाना सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण तंत्र की संस्थागत रूप देने के साथ ही पर्याप्त निधियों का आवंटन करना, संगत क्षमता विकास कार्यक्रमों को समुचित और व्यापक आधार कार्यान्वयन सुसाध्य बनाने के लिए अवसर
संरचनात्मक आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। यह व्यापक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को कुशल और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए विकेंद्रित या स्थानीय प्रशिक्षण क्षमताओं के विकास को आवश्यक बना देगा। अच्छी तरह से डिजाइन किया गया सुनियोजित और समुचित समग्र प्रशिक्षण पहल समग्र जेंडर बजटिंग को प्राप्त करने की और एक कदम है। थैंक यू।